देखिए, जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं ना, ये टॉपिक कुछ इश्यूज छोटे से हैं इस चैप्टर के, छोटे से इश्यूज हैं और एक दो न्यूमेरिकल हैं पास पेपर्स के लिए हम मेरे मैथ्स लाना चाह रहे हैं, आप इसको वाइंड अप करें और इसका टेस्ट मंडे को होगा। टेस्ट मंडे को उसका होगा, जैसे मंडे को टेस्ट होता है वो होगा अपनी जी कैपिटल गेन का से। अच्छा बच्चों, अब बात आ गई इसके अंदर ये कि सबसे पहली बात ये, आप ये सवाल देखेंगे, ज़ीशान इज वर्किंग एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर in Yasser Limited. Following are the details of sales and purchase relating to his capital asset during the year tax year 2014. ये कॉपी किया होगा तो ये कोई चीज एक्स्ट्रा आ गई साथ, और ये सवाल है गालिबन सितंबर 2014 का। आमतौर पे कैपिटल गेन का सवाल इंडिपेंडेंट क्वेश्चन के तौर पे कम ही आता है, इसका पार्ट इनकम फ्रॉम सैलरी पे ज्यादातर जाता है, ठीक है, और इनकम फ्रॉम बिजनेस के कुछ पार्ट्स रेलेवेंट होते हैं उसमें जाकर मिल जाता है, एओपी में भी चला जाए तो। लेकिन इंडिपेंडेंट सवाल जरा कम आता है, आप पास पेपर भी देखेंगे तो कम मिलेगा, लेकिन जो मिल जाता है वो ज़ाहिर हम यूज नहीं करते, हमारी कोशिश होती है कि इनको एज अ क्वेश्चन लाजमी आपको सॉल्व करवा, और ये अच्छा खासे मार्क्स का 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो अगर आप देखें तो इसके अंदर ये है कि अंडर द एन एम्प्लॉय शेयर स्कीम उसने 25,000 शेयर ऑफ YL were allotted to Mr. Zishan in December 2011, कितने में? 25 रुपए में। According to scheme, he was not allowed to sell and transfer the share before the completion of 2 years from the date of transfer. 2 साल से पहले वो ट्रांसफर नहीं कर सकता। The value of each share in the is ₹10 per share and fair market value of shares are like this. इस तरह की सिचुएशन। अब इसमें अगर आप देखते हैं तो मसला ये है कि आज उसको जो आपने शेयर अक्वायर किया है उसकी कॉस्ट ही है, और कब अक्वायर करवाया आपने? 11 दिसंबर, यानी दिसंबर 11 को। तो इसका मतलब है 2 साल से मुराद है, फिर आया होगा, यानी ये दिसंबर 11 है अगर, तो ये टैक्स ईयर कौन सा होगा? 12 होगा, और फिर दिसंबर 11 आया होगा तो टैक्स ईयर होगा 13, और फिर दिसंबर 11 आया होगा तो फिर टैक्स ईयर होगा 14। तो ये टैक्स ईयर 2014 की ही हमने स्टेटमेंट बनानी। तो टैक्स ईयर 2014 के लिए स्टेटमेंट बनानी है तो उन्होंने ये शेयर बेच दिए, ठीक है, बेच दिए उन्होंने, मतलब यह लिखा है कि जी उसने शेयर को सेल कर दिया, यानी बिफोर ट्रांसफर, 2 से पहले नहीं कर सकता था, बेच कर दिया, नहीं सॉरी बेचे तो नहीं है, कहाँ लिखा है? बेचे नहीं, ठीक है, बेचे नहीं है, उसको ये शेयर मिल गए। तो 2014 के हिसाब से देखा जाए तो चूंकि बेचे नहीं है तो मैं इसकी जो है फेयर मार्केट वैल्यू डाल सकता हूँ, फेयर मार्केट वैल्यू डाल सकता हूँ इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड में। इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड में कैसे डाल सकता हूँ? जरा देखिए कि जो दिसंबर 2011 है उसके करीब करीब कौन सी डेट बनती है? नवंबर 13। ये भी एक मसला होता है पेपर में, खास बात एग्जैक्ट डेट का डेटा नहीं अवेलेबल, तो क्या करेंगे ऐसी सूरत में? नियरेस्ट लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो नहीं 2011 में उसने ये डील की है ना, लेकिन 11 को उसको बेचने का राइट नहीं मिला, 2 साल तक नहीं मिला, तो हिसाब असल में आके यहाँ शुरू होगा, और ये जो है ये 13 का 11 दिसंबर 2013 है, टैक्स ईयर 2014। तो इस एतबार से 30 नवंबर की डेट बिल्कुल सही है, करीब सही है। तो ये कितने शेयर्स हैं? 25,000, और 25,000 शेयर्स हैं वो बाय द रेट ऑफ, कितना बना रेट है इसका? 55,
तो कितनी आ गई इसकी फेयर मार्केट वैल्यू? 13,75,000। 13,75,000 इसकी वैल्यू आ गई। अब चलते ना इसकी कॉस्ट का अंदाजा कर लीजिए कि कॉस्ट क्या पड़ी थी इन्हें। तो जब इन्होंने ये लिया था कितने का लिया था? 25 रुपए का। तो 25 रुपए का लिया था तो कॉस्ट आई 25,000 शेयर की 25 रुपए, और ये अच्छा खासा गेन हो जाएगा। क्या ख्याल है कितना हो जाएगा? 6,25,000। तो 6,25,000 रुपए का इन्हें नेट गेन। लेकिन मैंने किस में डाला? इनकम फ्रॉम सैलरी गेट में डाला। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज जरूर चेक कर लेनी चाहिए हमें, वो ये कि ये क्या कहता है, कंप्यूट द अमाउंट टू बी इंक्लूडेड इन टैक्सेबल इनकम ऑफ जमान फॉर द टैक्स ईयर 2014 एंड स्पेसिफाई द हेड ऑफ इनकम। हेड ऑफ इनकम में क्लासिफाई करना है और डालना है, ये हो जाएगा इनकम फ्रॉम सैलरी। लेकिन दूसरा जो है इसके बाद शुरू होता है बी पार्ट। He sold 24,000 shares of HQ Private Limited on 30th June। अच्छा, और कितने में? 200 रुपए में। He had acquired these shares in the 18,000 शेयर were purchased in 55 रुपए 25 जून, और 13 और 6,000 शेयर खरीदे अलॉटेड एज बोनस शेयर कितने के? ₹41.25। तो बात ये हो गई कि ये मामला सैलरी का नहीं है, इसलिए जाएगा इनकम फ्रॉम इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में जब आप आएंगे, ये भी देख लें, ऐसा ना हो कि सैलरी की स्पेस ज्यादा चाहिए हो मुझे। वैसे बेहतरीन हल ये होता है इसके लिए वर्किंग बना और अलग-अलग कैलकुलेट करके वर्किंग से वापस आके रख देंगे, सबसे अच्छा। ठीक है, ये भी शेयर दी, कैपिटल गेन ही होगा। 24,000 शेयर बेचे 200 रुपए के हिसाब से। चेक कर लेते हैं, तो कंसीडरेशन कर लेते हैं इसकी। तो जो इसकी कंसीडरेशन है वो है 24,000 शेयर बेचे के हिसाब से 200 के एतबार से। तो हम यूं कर सकते हैं, ये दो हिस्से हैं इसके। एक शेयर है खरीदे थे 18,000 और एक खरीदे थे 6,000। तो दोनों को मैं ले जाता हूं कि 18,000 वाला शेयर भी 200 में बिका माइनस कॉस्ट। अच्छा, और जो 6,000 शेयर है वो भी कितने में बिका? 200 में बिका। हाँ, कॉस्ट दोनों की अलग-अलग है, कॉस्ट दोनों की अलग-अलग है। ये जो 18,000 शेयर थे ना, ये वाले, ये पड़े थे 55 रुपए के। 18,000 शेयर पड़े थे 55 रुपए के, और दूसरे जो शेयर थे वो पड़े थे 41 रुपए, और ये 6,000 शेयर कितने के? 41.25 के। अलग-अलग कर दिया। ठीक हो गई बात? दोनों को स्प्लिट कर दिया। अब स्प्लिट करने पर ये थोड़ा सा जरा ख्याल रखना है कि दोनों प्राइवेट कंपनीज के शेयर है। एक खरीदे थे आपने, बेचे 30 जून 14 को, आखिरी दिन है साल का, 14 का हम हिसाब कर रहे हैं, 14 नहीं कर रहे ना, आखिरी दिन। और एक खरीदे थे आपने 18,000 शेयर का खरीदे 25 जून 2013 को, तो इनको तो साल हो गया है ना। और जो आपने अलॉटेड शेयर खरीदे वो 28 फरवरी 14, इनको साल नहीं हुआ। लिहाजा
ये वाले जो शेयर है ना, इनकी कीमत को 75% तक रिड्यूस करना पड़ेगा और इसको नहीं करना पड़ेगा। तो कर दीजिए दोनों का टोटल। सबसे पहले इसका टोटल निकालना चाहिए हमें। क्या बनता है? 7,50,000। अच्छा, ये मैं मिटा लूंगा, आप टोटल ना भी लिखिएगा, क्योंकि आपने पेन से लिखना, मेरा पेन मिटा लेता, मेरी रेड पेन से। अगर कोई और एंट्री हुई तो मैंने ये एंट्री डालनी, आप सिर्फ ये लिखिए। अच्छा, इसके अंदर ये कर दे मुझे सॉल्व। कौन करेगा बच्चा? ये वाला करेक्ट करके 26,10,000 ये आ गया। 75% रिड्यूस कर दो इसको, कितना हो जाएगा? 19,07,000 नहीं, 19,57,500। और दूसरे वाला वो यही लिख देते हैं। क्या हाल है? नौ लाख 52,500। अब इन दोनों को इकट्ठा कर दो, इन दोनों को इकट्ठा करो। 291 हाँ, ये हो गया, यानी 29,10,000 ना, ये हो। ठीक हो गई बात? अच्छा, तो ये आ गया बच्चों इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का एक हिस्सा। आप दूसरी तरफ वापस चलते हैं। ए भी मैनेज हो गया, बी भी मैनेज हो गया, सी को मैनेज करते हैं। चलते एक गेन ऑफ 3 लाख वाज रियलाइज्ड, सीधा गेन दे दिया, कैलकुलेशन कोई नहीं। अच्छा, ऑन सेल ऑफ शेयर ऑफ ज़ीशान इंडस्ट्रीज लिमिटेड पब्लिक लिस्टेड कंपनी, तो डाल देते हैं। ठीक है जी, कि 3 लाख का कैपिटल गेन, सीधा सीधा कौन सी कंपनी? जिल पब्लिक लिस्टेड है ना, तो जिल पब्लिक का सीधा सीधा 3। ठीक है जी। अच्छा, कितने पॉइंट हो गए मेरे? शाबाश। डी आखिरी पॉइंट ये रहेगा, नहीं ई भी है, यह एंट्री नहीं वाली मार देते तो मसलन चल भी एक एंटर कबूल कर हमारी तरफ से, ये हो गया। ठीक है जी। अच्छा, अब जमान सोल्ड पेंटिंग, जमान ने क्या बेची? पेंटिंग। कितने की खरीदी? 23 मार्च 14 रुपीस 18 लाख। जो खरीदी थी कितने की? 20 लाख की। तो किधर जाना था? ये पेंटिंग इन लॉस नॉट डिडक्टेबल। अच्छा, मैं तो नहीं लिख रहा, लेकिन आपने हमेशा लिखना है। कैसे? 18 लाख की सेल की। ठीक है जी, कितने की? 18 लाख की। खरीदी कितने की थी? 20 लाख की। तो पूरा लिखना है आपने ये, और फिर उसको बताना है कि तुम्हारा नुकसान में गया है, तो नुकसान इसका काउंट नहीं होता, क्योंकि ये कैपिटल एसेट है, स्टॉक नहीं। कैपिटल एसेट है, वो भी कैपिटल एसेट होता है, लेकिन स्टॉक जो होता है उसमें डिडक्शन भी अलाउ होती है, इसमें डिडक्शन अलाउ नहीं। अब रह गया कौन सा जी? सोल्ड फर्नीचर। तो फर्नीचर को तो वैसे ही हम लिफ्ट नहीं कराते, क्योंकि फर्नीचर क्या है? ये है, इसको कहते हैं मूवेबल कंज्यूमर आर्टिकल। ठीक हो गई बात? अब यहाँ एक डैश लगा देते हैं। अब इनका मैं टोटल यहाँ कर देते हैं, लाके इन दोनों का क्या ख्याल है? मार दे टोटल, कितना टोटल बनता है?
यही दो जमा होने बस। अवश्य 32,00,000 10,000 ये ठीक होगी बात। अच्छा अब नहीं, इसको जरा बात तो मुकम्मल हो गई है, लेकिन यहाँ जरा स्मार्ट वर्क सेपरेट ब्लॉक ये वो तो उसके साथ मिलाना था, टोटल करना था। ये यहाँ लिखना चाहिए था हमें, यहाँ ये यहाँ लिखना चाहिए और वो दोनों को मिला के नीचे ला। कितना 39,60,000। अब इसमें से ये सेपरेट ब्लॉक है ना, इसको अलहदा कर दी। कितना है 3 लाख, कितना रह जाएगा 36,60,000। ये जानबूझ के किया हमने, और ये टैक्सेबल है किसमें, सेपरेट ब्लॉक में, और ये टैक्सेबल है इन नॉर्मल टैक्स रेजीम। ये नॉर्मल टैक्स रेजीम में चला जाएगा। ठीक हुई बात। तो ये बच्चों इस तरह से सवाल जो है वो पेपर में आ सकते। नो प्रॉब्लम जी। कौन सा टोटल, ये वाला हम बात कर लेते हैं अब आगे किस चीज की जी। लेट्स मी टॉक अबाउट द क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों वो है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सिक्योरिटी एंड डेरिवेटिव। इस चैप्टर में 3 डेफिनेशन आई है पेपर में भी है। एक तो सिक्योरिटी क्या होगा, सॉरी कैपिटल एसेट क्या होगा, वो आप 5 नंबर की है डेफिनेशन से बताना पड़ता है, ये कैपिटल एसेट नहीं है ये। अच्छा एक जो है ना वो ये है कि सिक्योरिटी और डेरिवेटिव में फर्क क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिक्योरिटी एंड डेरिवेटिव। देखिए सिक्योरिटी की डेफिनेशन हमारे चैप्टर में ये दी गई है कि सिक्योरिटी मींस पब्लिक कंपनी, वाउचर ऑफ पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन, मुदारबा सर्टिफिकेट एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिडीमेबल कैपिटल सिक्योरिटी एंड डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। अच्छा इसके अंदर वो डेफिनेशन मुझे नहीं चाहिए जो गूगल में पढ़ी, वो डेफिनेशन चाहिए जो ऑर्डिनेंस में पढ़ी। तो ऑर्डिनेंस में कहा जाता है कि पब्लिक कंपनी के शेयर्स, पीटीसीएल के वाउचर, मुदारबा सर्टिफिकेट, रिडीमेबल कैपिटल सिक्योरिटीज, ये सारी की सारी सिक्योरिटीज। अच्छा अब उसके अंदर ही क्या करेंगे आप, कोई एक जेल से निकल के जाए तो ख्याल है पब्लिक कंपनी के शेयर्स, पीटीसीएल के वाउचर, रिडीमेबल कैपिटल और मुदारबा सर्टिफिकेट, ये सारे के सारे क्या हैं सिक्योरिटी। डेरिवेटिव वो होता है जिसकी अपनी कोई फाइनेंशियल वर्थ नहीं होती, उसकी परफॉर्मेंस किसी चीज पे बेस करती है। तो हम ये कहते हैं डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स मींस फाइनेंशियल प्रोडक्ट व्हिच derives its value from underlying security, जिसकी वैल्यू अंडरलाइन सिक्योरिटी से ड्राइव होती है। जैसे बैरियटोन की एक फाइल, मिसाल थोड़ी सी गलत है बेशक, बैरियटोन की एक फाइल ले ली जाए और वो फाइल जो है डिपेंड करती है कितनी महंगी होगी, जितना भी उसका होगी डेवलपमेंट होगी, जितनी डेवलपमेंट होगी उतनी वो। इसी तरह से किसी पब्लिक कंपनी का जो शेयर है वो उतना ज्यादा वर्थवाइल होगा जितनी वो प्रॉफिट जनरेट करेंगी। तो लिहाजा जो डेरिवेटिव है उनकी फाइनेंशियल वैल्यू ड्राइव करती है उनकी फॉर्मुलेटिंग या कह लीजिए वैल्यू फ्रॉम अंडरलाइंग सिक्योरिटी ट्रेडेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज इंक्लूडिंग डिलीवरेबल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। इसके अंदर डिलीवरेबल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स भी आ जाते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ये भी हो सकते हैं, जैसे आज मैं डॉलर बुक करवा लेता हूँ, एक मुआहदे के तहत $5,000 में बुक करा लेता हूँ 190 रुपए का, 198 रुपए का बुक हो गया। अच्छा अब मैं कहता हूँ ये बुक कराया मैं तुमसे लूंगा लेट्स से सितंबर 2022। अब उस सितंबर 2022 का मुआहदा मेरे पास, वो मुआहदा मैं दूसरे को बेच भी सकता, ये भी डेरिवेटिव। अब इस मुआहदे की वैल्यू डिपेंड करती है डेरिवेटिव डॉलर की वैल्यू में, समझ आई बात। इसको हम कह सकते हैं ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है।
फ्यूचर का वादा किया हुआ है कि जब मैं ये मशीन आएगी मुझे $5,000 चाहिए, आज ही बुकिंग कर दो, कितने में दोगे? 198 में। अब जितना मर्जी महंगा हो जाए मुझे 198। इसके लिए फिर वो कैलकुलेट करेगा कितना कुछ ज्यादा हो सकता है, वो मेरे से एक फीस मांग लेगा और मैं उसको फीस देके वो बुक करा लूंगा। तो इसको मैं क्या कहूँगा, ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर बच्चों? ये भी डेरिवेटिव होगा। इसमें और भी पढ़ेंगे आप, ऑप्शंस पढ़ेंगे, कॉल पुट ऑप्शन पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ नहीं पढ़ेंगे, वो आप पढ़ेंगे जाके CMA में या मैनेजरियल फाइनेंशियल एनालिसिस एफएम। अच्छा बच्चों, अब वापस चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है। सेकंड पार्ट में कहता है कि मिस्टर आशिक 5,000 शेयर्स खरीदते हैं रूमी प्राइवेट लिमिटेड से और 52% ऑफ शेयर RBL की हेल्ड बाय डेल्टा पब्लिक और which is owned by British government. Ashik inherited these shares for his father on 1st Jan 2014. His father had purchased these shares on 31 मई of rupees. ये मैटर नहीं करता, क्यों? क्योंकि जब कोई चीज कोई गिफ्ट करता है, हम खुद नहीं खरीदते, तो हमें ट्रांसफर वाले दिन की फेयर मार्केट वैल्यू चाहिए होती है, जिस पर उसने खरीदा होनी चाहिए। द मार्केट वैल्यू ऑफ दीज शेयर्स एट द टाइम ऑफ इनहेरिटेंस कितनी थी? 300 रुपए। और ऑन 30 जून 2015 आशिक सोल्ड दीज शेयर इन 325 रुपए पर शेयर एंड ब्रेकअप वैल्यू ऑफ दैट इज 350। अच्छा, अब इसमें एक चीज याद रखिए, असूली तौर पर मुझे कंसीडरेशन निकालनी है, तो कंसीडरेशन के लिए ये जिस चीज पे बेची है और उसकी क्वांटिटी मल्टीप्लाई की तो कंसीडरेशन आ गई। जिस दिन उसे मिली है उस दिन की कीमत और क्वांटिटी मिली तो कॉस्ट आ गई। लेकिन एक बात, जब कंपनी अपनी ब्रेकअप वैल्यू खुद बता देती है तो वो मार्केट वैल्यू काउंट नहीं होगी, कंपनी की बात ज्यादा वैलिड है। ब्रेकअप वैल्यू के अगर आज भी लिक्विडेट हो जाए कंपनी, उसका शेयर इतने का, तो लिहाजा हम इस चीज की कीमत को ज्यादा लेंगे, यानी हम ये कहेंगे कि ये 2500 शेयर है, 25,000 शेयर जो है ये 350 रुपए के हिसाब से कंसिडरेशन निकलेगी। 350 रुपए के हिसाब से कंसिडरेशन निकलेगी। जो कंपनी ने वर्थ बताई है वो ज्यादा अहम है, और जो इसकी कॉस्ट निकलेगी वो निकलेगी उसकी फेयर मार्केट वैल्यू के एतबार से, कि जिस दिन ये इसको मिली थी ये 300 रुपए के थे, तो ये आ जाएगा इसका डिफरेंस। कितना आ गया जी? जी कितना आएगा? 87,50,000। और बेचे कितने के? सॉरी, मिले कितने के? 75 लाख पूरा पूरा। ठीक हो गई बात? ये इसमें से माइनस हो गया, निकाले क्या बचता है? 12 लाख हो गया जी, 12,50,000। तो ये बात क्या हो गई जी? डन हो गई। अब मसला ये आता है कि एक फैसला बच्चे को करना पड़ेगा इसके अंदर कि ये प्राइवेट कंपनी है या ये पब्लिक कंपनी। दिस इज द पॉइंट जो पहले आपको बताया गया। ये कंपनी जो है जिसका नाम आपने रखा है क्या, जिसके शेयर्स खरीदे हैं, ये RTL कंपनी। इसका मतलब ये सब्सिडरी कंपनी है। 2500 बचे हैं। हाँ तो कोई बात, 25,000 कर दिए। अच्छा, मैंने ज्यादा जज्बाती हो गया। अच्छा नहीं, इसको ठीक करे में कितना करना चाहिए? 2500। ये ऐसे ही है जी, तो फिर फिट करे इसको, एक 0 कम कर देते हैं तो मसला हल हो जाएगा।
और इधर से भी एक जीरो कम कर तो हल हो नहीं जाएगा। चलो ये तो छोटा सा ही काम था यार, हैं हो गया सही। कॉमे की क्या है, कॉमे तो तुम खुद भी लगा सकते हो ना, ये देखो कॉमे का क्या है, कॉमा ये इधर चला गया, जीरो इधर आ गया, ये ठीक है। ये चीजें ना स्टेटमेंट जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ मेरे ज़हन में प्रोसेस होता है, आप इन चीजों को गौर रखा करें, ठीक है। आज पे आप गौर किया कि वैल्यू क्या है, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ प्रोसेस। अच्छा अब मुझे प्रोसेस समझाने में बताइए कि मैं आपसे ये पूछता हूँ कि ये बता दीजिए कि जो आपने इस कंपनी के शेयर बेचे हैं ये सब कंपनी आरपीएल, क्योंकि इसके 52% शेयर्स एक दूसरी कंपनी के पास है जिसका नाम है डेल्टा पब्लिक, और उस डेल्टा पब्लिक को टोटली ओन करती है ब्रिटिश गवर्नमेंट। कुछ याद है? आप बताइए आरपीएल पब्लिक है या प्राइवेट है? प्राइवेट है। कैसे? जी पब्लिक है, क्यों जी? तो ये जो बात है ना ये हमारे ज़हन में होनी चाहिए कि ये पब्लिक कैसे है और ये प्राइवेट कैसे। देखिए आपको याद होगा आज से कुछ अर्सा पहले हमने ये चैप्टर शुरू किया था, थोड़ी देर पहले की बात है, और उस वक्त आप लोगों ने ये स्लाइड्स मेरे साथ ज़ेरे बहस लाए थे जिसके अंदर आपने एक माना था कि एक कंपनी है, ठीक है जी, एक कंपनी है जिसका नाम है लेट्स सपोज, हमने बात की थी कौन सी कंपनी की, हमने ये बात की थी, बात की थी यार, हमने ये बात की थी कि कंपनीज ऐसी, एक ऐसी कंपनी जिसके शेयर एक फेडरल गवर्नमेंट रखती है अपने पास, ठीक है, कौन रखती है? फेडरल गवर्नमेंट रखती है, हम उसको कहते हैं वो पब्लिक कंपनी है। जैसे कि ये देखिए फेडरल गवर्नमेंट के पास 60% शेयर है, पब्लिक कंपनी है। ये देखिए 51% फॉरेन गवर्नमेंट के पास है, पब्लिक कंपनी है, ठीक है। और 52% जो है वो 30% गवर्नमेंट के पास है, 52% जो है वो फॉरेन गवर्नमेंट के पास है, तब भी वो पब्लिक कंपनी है। लेकिन ये तय हुआ था कि अगर एक कंपनी जो है वो एक सब कंपनी है और उसके 50% या ज्यादा शेयर एक ऐसी कंपनी के पास है जो उसकी मदर कंपनी है उसके पास है, और वो मदर कंपनी टोटली ओन करती है एक गवर्नमेंट, चाहे वो पर्टिकुलरली फॉरेन गवर्नमेंट, तो फिर वो क्या बन जाएगी? पब्लिक कंपनी बन जाएगी। ये बात तफसील से हुई थी, याद है आपको? ये बात तफसील से हुई थी कि एक ऐसी कंपनी जिसके 50% शेयर सब कंपनी के लाएगी, तो जाहिर कंपनी के शेयर एक कंपनी ले रही, सब कंपनी हो, लेकिन वो जो मदर कंपनी हो सारी टोटली ओन हो बाय अ फॉरेन गवर्नमेंट, तो ऐसी सूरत में ये कंपनी को क्या बन जाएगी? ये कंपनी भी पब्लिक कंपनी कहलाएगी। अब याद है इसलिए मैंने ये चीज पहले डिस्कस कर ली थी ताकि आप लोगों को ये चीज याद रहे। चलिए मैं इसको बंद कर देता हूँ और इसकी जगह हम जो है वो कैंसिल करते हैं इसको और ये वापस चले आते हैं। अब तय करते हैं कि ये पब्लिक कंपनी है यहाँ, तो अब आप तय करेंगे कि सर ये तो पब्लिक कंपनी, तो पब्लिक कंपनी होने के नाते डाटा हमारे पास जब कभी आया हम टेबल में चलते हैं, टेबल में देखते हैं ये जुलाई 2013 के बाद की बात और ये जुलाई 2016 के पहले की बात है, यानी ये इस बार में आती है। इस बार में जब आती है तो इसकी होल्डिंग पीरियड अगर आप देखते हैं तो होल्डिंग पीरियड का अंदाजा करें अगर हम फ्रॉम फेयर मार्केट वैल्यू को ओनवर्ड कितनी देर होल्ड किया हमने, तो जब फादर ने इनहेरिटेंस में हमें ये दी है तो when we got it from inheritance में नहीं आ रहे क्या हाल है? जब इनहेरिटेंस में दी गई वो डेट कौन सी थी? वो थी परचेज डेट है, वो थी कौन सी डेट थी? जब ये 2014 को ये खरीदा गया। अच्छा
तो ये बेचा गया कब? ठीक है, तो जनाब जो है आप ये कहते हैं कि शेयर ऑन 1 जनवरी को ये ट्रांसफर हुए, यही ट्रांसफर डेट है। ठीक है जी। अच्छा, फासला कितना बनता है? टाइम 1.5 साल बनता है, यानी 2 साल से कम है और 1.5 साल 1 साल से ज्यादा है। ठीक है जी, यहाँ लाई करता है। तो अब जरा गौर कीजिएगा कि अब हमें कौन सा लेना चाहिए टेन्योर? ये वाला 12.5%। तो 12.5% के साथ हम उसको एज अ सेपरेट ब्लॉक जाके ट्रीट कर देते। सेपरेट ब्लॉक बनेगा ना, तो 1 लाख 12 लाख, तो अब 12 नहीं रहा, अब ये रह गया है 1,25,000। 1,25,000, तो 1,25,000 रुपए का 12.5% कितना बनेगा? 15,625। तो ये बन गया इसका टैक्स लायबिलिटी। ठीक होगा बच्चों, नो प्रॉब्लम। तो ये मसला भी आपका हो गया सॉल्व। ठीक है जी। अच्छा, अब बच्चों 2-3 चीजें और हैं जिनको देखते हैं और फिर हम आगे चलते हैं। देखिए, एक चीज होती है वॉश सेल, ये नया कॉन्सेप्ट है आपके लिए, सिर्फ डेफिनेशन। वॉश सेल्स ये होती है कि हमें ए से भी गेन हुआ, बी से भी गेन हुआ, सी से भी गेन हुआ, तो क्या करें? तो टैक्स बड़ा बन जाएगा। तो हमने ऐसा किया कि एक अपने रिश्तेदार को बुलाया, यार तुझे ना मैं शेयर बेचूंगा, नुकसान है। तो इनमें से 2 इतने को लॉस डाल दिए कि शेयर नॉमिनल हो गया, शेयर नॉमिनल हो गया। अब वो शेयर नॉमिनल हो गया और हमने टैक्स बचा दिया। बाद में क्या करेंगे? शाबाश, सोचे बाद में हम क्या करेंगे? वो रिश्तेदारी अपनी वाइफ होगी, अपना भाई हो गया, उसी को दे लिए, तो शेयर तो हमारे घर में ही है। फिर दोबारा ना भी खरीदे, उसी को कहेंगे जब बेचने हुए, यार सर आके साइन कर देगा। क्या हाल है बच्चों? हो सकता है, नहीं हो सकता? तो वॉश सेल का मतलब क्या हुआ? शाबाश, कि अगर हमें हर तरफ से फायदा हो रहा है तो हम ऐसा क्यों ना करें कि हम कुछ शेयर्स जो है वो नुकसान में बेच देते हैं, हालांकि मार्केट में उनकी वैल्यू नुकसान में नहीं है। तो अगर ऐसा केस पकड़ा गया तो फिर जितना टैक्स बनता है वो सारा आपको देना पड़ेगा। तो इसका कानून क्या कहता है? कहता है इन जनरल an investor is earning profit but sustain loss, he or she dispose of securities, ठीक है, means intentionally selling securities on losses to a person, यानी एक बंदे को जानबूझ के नुकसान में बेची है और लेटर पता क्या किया? इससे सोने पे सुहागा। Bought it back, टैक्स रिटर्न जाने के 2-3 महीने बाद उससे दोबारा खरीद ली है। ठीक है, वो कहता है कि अगर ऐसा पकड़ा गया तो जितनी तुमने उस साल ट्रांजैक्शन की होगी सारी रिवर्ट करके टैक्स ली। क्लियर? तरीका क्या लगाया? नुकसान में फायदा हो रहा था ना ज्यादा, तो कुछ सिक्योरिटीज पकड़ के नुकसान में बेच दी। अब जब वो नुकसान में बिकी तो क्या करेगा? उसको एडजस्ट कर लेगा, लॉस और प्रॉफिट को, गेन और लॉस को, और अपना मुनाफा क्या कर लेगा? कम कर लेगा। अच्छा, अब एक और तरीका है, वो है क्रॉस सेल का, यानी या तो अपने ही 2 अकाउंट बना लो, एक ही बंदे के 2 अकाउंट बन गए, तो यहाँ 2 ब्रोकरेज हाउसेस ने एक दूसरे के साथ डील कर ली
कि तू ऐसा कर, मेरा ये वाला स्टॉक लॉस पे खरीद ले, मैं तेरा वो वाला स्टॉक लॉस पे खरीद लेता हूँ, इस तरह दोनों को नुकसान हो जाएगा, दोबारा एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले ही पता है कि ये बेचते थे एक जैसे स्टॉक एक्सचेंज कर लेते, कैसे मिलते जुलते, मिसाल सीमेंट इंडस्ट्री के, वो भी सीमेंट है, वो भी सीमेंट है, ठीक है जी। अच्छा, तो क्रॉस समझ, क्रॉस सेल की यानी दो प्रेफरेंस है, उसने अपने जो आखिरी स्टॉक्स हैं एक्स वाई जी और इधर से डब्ल्यू वी एक्स या डब्ल्यू वी एल, वो एक जैसी इंडस्ट्री के या बैंकिंग के सीमेंट के, उसने उसे लॉस में दे दी, उसने उसे लॉस में दे दी, नतीजा दोनों प्रॉफिट नॉर्मल है, फिर अपना गेम। तो कहता है कि वेयर कोऑर्डिनेटेड फॉर डिसेप्शन, डिसेप्शन क्या होता है, धोखा, डिसेप्शन धोखा, वेयर कोऑर्डिनेटेड फॉर धोखा, shuffle of securities between two related brokerage houses या two related accounts of a same investor undertake artificially realized capital losses without selling security to outsider, नुकसान कर दिया, बाहर नहीं बेचा, अपने ही अकाउंट्स को बेच दिया, या एक ब्रोकरेज हाउस ने दूसरे ब्रोकरेज हाउस को बेच दिया। क्लियर बच्चों? अब एक चीज ये होगी, दूसरा क्या हो सकता है, शाबाश, क्रॉस सेल हो गई। अब आ गया स्वैप। स्वैप क्या होता है, स्वैप ये होता है कि एक बंदा जो है ना सियाना बन जाता है, वो क्या करता है, वो एक स्टॉक जो होता है ना, मतलब ये स्टॉक है मेरे, ए है, बी है, सी है, डी है, तो मैंने ना बाटा के शेयर बहुत बड़े लॉस में बेच दिए, रिटर्न फाइल हो गई, उसके बाद मैंने बाटा के शेयर नहीं खरीदे, सर्विस शूज के शेयर खरीद लिए और वो लाकर उसकी जगह ऐड कर दिया। अब ये क्या, स्वैप, स्वैप कर दिया, शूज इंडस्ट्री ही भी है, उसमें पहले लॉस हुआ तो दोबारा क्यों खरीद रहे हो, तो तुम्हें एक इंडस्ट्री में लॉस हुआ है तो दोबारा क्यों खरीद रहे हो। लेकिन वो सियानापन है कि जानबूझ के लॉस में बेच के वो वाले नहीं खरीदे, उस जैसे, वो वाले नहीं, उस जैसे, ताकि नाम बदल जाए। ये भी कानून बना दिया गया फिर क्या, एन इन्वेस्टर हु इज इन प्रॉफिट फॉर टैक्स एविजन सेल्स सेम सिक्योरिटी इन लॉस but later does not purchase the same security, नहीं खरीदी, यानी यहां लिख देते बाटा, बाटा की नहीं खरीदी, in case he chooses an other similar, similar का मतलब क्या है, उस जैसे, security in the same sector, अब यहां लिख देते हैं सर्विस, बाटा बेच दिया, सर्विस खरीद लिया, through this he has eliminated the taxable liability, has also maintained the portfolio at the same risk। पकड़ा कहां से गया, एक तो सिमिलर सिक्योरिटी और सिमिलर रिस्क और सिमिलर रिवॉर्ड, यहां से पकड़ा जाएगा, ठीक है। सेल किए बाटा और परचेज कौन से किए, सर्विस, तो सेम रिस्क नहीं हो गया, ये सेल किए और ये परचेज किए, मुश्किल बात तो नहीं है। अच्छा, तो ये इसने स्वैप सेल कर दिया, ठीक होगी बात। अब जरा गौर करते हैं, रिपीट करते हैं, वॉश सेल क्या है, नफे में जा रहा था, कुछ सिक्योरिटीज लॉस में बेच के एडजस्ट करेंगे और बाद में वापस ले ली। हालांकि मैंने सोचा वापस नहीं लेनी चाहिए, वाइफ को बेच दो उसी से जाएंगे, लेकिन उसे वापस भी खरीदने का लिखा। अच्छा, फिर क्रॉस सेल, अपने एक ही अकाउंट से दूसरे में लॉस में, इधर का भी लॉस उधर का भी लॉस, अकाउंट दोनों एक बंदे के हैं, ब्रोकरेज हाउस ऑफिस से मिले हुए। क्रॉस सेल क्या है, सॉरी स्वैप सेल क्या है, कि
बाटा के शेयर बेचे लॉस में, जानबूझ के, ज्यादा लॉस नहीं है, लेकिन बाद में सर्विस के खरीद लिए ताकि इल्जाम ना लगे कि तुमने वही वापस किया, सब्स्टिट्यूट किया उसको, जिसमें रिस्क और रिवार्ड सेम है। और आखिरी क्या है, फीफो वेटेड एवरेज मेथड। देखिए ये अभी थोड़ी देर पहले हमने एक न्यूमेरिकल किया है, अभी थोड़ी देर पहले हमने न्यूमेरिकल किया। देखिए फर्ज करें फाइफो मेथड यहां लगेगा, मैंने एक शेयर खरीदे ए शेयर्स खरीदे मैंने, फर्ज कर ले 40 रुपए के, और ए के दूसरे शेयर्स मैंने खरीदे 45 रुपए के, ठीक है। लेट्स से ये मेरे पास 10 शेयर है और ये मेरे पास लेट्स से 5 शेयर, एक 10 है एक 5। अब इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मैंने ये शेयर सेल कर दिए, और सेल किए 70 रुपए में, ठीक है। कितने सेल किए, लेट से मैंने सेल किए 6 शेयर सेल किए। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो 6 शेयर तुमने बेचे, ये 6 शेयर पहले वाले के बाद वाले, क्वेश्चन एनालिसिस। देखिए अभी हम जो बेच के हैं ना 18 जमा 6 24,000 शेयर बेचे थे, जिसमें से 6,000 अलहदा खरीदे थे, 18,000 अलहदा खरीदे थे। वहां ये मसला इसलिए नहीं आया था क्योंकि वो सारे इकट्ठे बिक रहे थे, लेकिन फिर भी हमें दोनों की कीमत लगानी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे 6 शेयर बिक रहे हैं, तो यहाँ टेक्निक लगेगी कौन सी, फाइफो लगेगी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यानी इसका मतलब यह है कि ये 6 शेयर 70 रुपए के बिके, 42 420, और ये मैं पहले वाले लूंगा 6 मल्टीप्लाई बाय 40, यानी 6 चौका 24, तो ये निकल गया, ये मेरा गेन 180। समझ आई बात की। दिस इज द फाइफो मेथड। क्या कहेंगे, फाइफो मेथड। सो फाइफो मेथड इज gain on capital security shall be computed on the basis of first in first out method if shares are sold on some day, ठीक है, same day, the average method will be applied। क्या मतलब, अगर सारे इकट्ठे सेल कर दिए जाए तो फिर एवरेज मेथड अप्लाई करना, प्राइस के एवरेज ले लेंगे। अच्छा एवरेज नहीं भी लेंगे तो सही नहीं आएगी, जैसे मैंने भी एवरेज नहीं ली, लेकिन अगर मैं एवरेज ले लेता रिजल्ट विल बी द सेम। वो एवरेज कैसे आनी थी, 1800 शेयर खरीदे थे, 18,000 शेयर खरीदे थे, कितने घंटा होता था, 255 रुपए के, और 6,000 शेयर खरीदे थे, जी 51.56, ठीक है। अब जरा वहां जाए वापस, इसी में था, पिछले में था, पिछले में था, चले आप जाए वापस और वहां जाके इकट्ठा निकाल के आए, बेचे कितने के थे, 24,000 मल्टीप्लाई बाय कितने के बेचे थे, 200 के बेचे थे, कितना बना था, 48 लाख। सही लिखा है मैंने, चेक करो, जीरो सही है, अच्छा। और 24 मल्टीप्लाई बाय 51.56, 12,37,440 माइनस करके देखो आंसर सेम आ रहा है। एक ही बात है, आंसर सेम आना चाहिए, 35,62,560 सही है। ये आ जाएगा इसका एक्चुअल आंसर। तो लॉ कहता है कि अगर एक कहीं खरीदे और एक कहीं खरीदे तो आप उसका क्या ले लें, वेटेड
एवरी फ्लोट। ठीक है, अच्छा तो ये गलती आप